हेलो एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू लेट्स ट्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी माध्यम के इस प्लेटफॉर्म पे। हम अपने क्लास में रिवीजन की तरफ बढ़ रहे थे। तो हमने जो प्रीवियस वाला लेक्चर देखा था उसमें हमने टेम्पल आर्किटेक्चर यानी मंदिर स्थापत्य कला को समझा था, स्तूप के बारे में जाना था और चैत्य विहार यानी गुफा स्थापत्य या शैलकृत स्थापत्य के बारे में रिवीजन किया था। इंडो इस्लामिक से आज जरा आगे बात शुरू करते हैं, इंडो इस्लामिक से आगे की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे करके और एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो इसके पहले कि हम अपनी जो है क्लास शुरू करें, पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए ये जो स्लाइड है ये मेरे बारे में है। इसके साथ यदि अन अकेडमी की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 3 में से एक सिलेक्शन अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से होते आया है। ये 50% ऑफर अलर्ट है जो अभी लिमिटेड टाइम के लिए है। इसमें आरंभ बैच है 1 वर्ष के लिए और फाउंडेशन बैच है 2 वर्षों के लिए और इस बैच की शुरुआत हो रही है 29 जून से। अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफ़र कि इसमें यदि आप इंटरव्यू की चुनौती को भी पार कर ले जाते हैं तो आपको अन अकेडमी 100% रिफंड देगा। मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम में जिसमें 16 सेक्शन और 4 फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये 18 जून से ही एक्चुअली इस बैच की शुरुआत हो चुकी है। फिर ये यूपीएससी मार्गदर्शक प्रोग्राम आरएम फाउंडेशन बैच आईएएस 2024 और 2025 के लिए 29 जून से ये भी शुरू हो रहा है और इसमें एडमिशन के लिए आप MK लाइव रेफर कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें। ये लक्ष्य बैच है जो 22 जून से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो यदि आप इसमें भी इनरोल करना चाहते हैं तो आप MK लाइव रेफर कोड का जो यूज़ है वो अवश्य करें। फिर ये ऑप्शनल बैचेस के बारे में जानकारी। अब आज की क्लास की पुनः शुरुआत करते हैं। कला का कलात्मक अध्ययन हम समझ रहे थे, तो हमने अभी तक जो है मंदिर स्थापत्य में नागर, द्रविड़, बेसर इन तीनों को समझा कि नागर मंदिर और द्रविड़ मंदिर में अंतर क्या है, बेसर मंदिर की खास खास बातें क्या है। स्तूप के बारे में हमने देखा था कि स्तूप की एक्चुअली जो शुरुआत है वो ऋग्वेद में ही कहीं ना कहीं स्तूप जो टर्म है वो मिला हुआ था और स्तूप का मतलब होता है अग्नि की जो वितान है, अग्नि की उठती हुई लहरें, राइट। फिर उसके बाद हमने देखा था स्तूप के बारे में बात शैलकृत स्थापत्य के बारे में, जहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों को काट काट कर क्या बनाए गए हैं, शैलकृत आर्किटेक्चर्स बनाए गए हैं। जिसमें हमने देखा था कि एक्चुअली जब एक शैल को काट के बनाए गए तो उसमें जो मेन चीज़ थी वो थी धर्म का प्रचार करना। तो हिंदू और जैन और बौद्ध तीनों धर्मों के लिए शैलकृत स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे। हिंदू स्ट्रक्चर्स में हमने देखा था कि एलोरा में कैलाशनाथ का मंदिर जो इस तरीके से बना था जैसे लगता था कि आइसक्रीम को काट के निकाला गया है, जो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे उन्होंने बनाया था। फिर हमने इसी क्रम में देखा था अजंता, एलोरा, राइट। और जो सबसे पहला केव आर्किटेक्चर है आपका वो बाराबर की गुफाएं हैं। इसके अलावा मौर्यों की बात करें तो उन्होंने आजीवक संप्रदाय के लिए भी गुफा वगैरह बनाई थी। अब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं इंडो इस्लामिक स्थापत्य के साथ। देखिए जब इंडो इस्लामिक की बात करते हैं तो दो शब्द है, एक तरफ लिखा है इंडो, एक तरफ लिखा है वर्ल्ड इस्लामिक, यानी एक तरफ शब्द है इंडो यानी भारतीय, एक तरफ है इस्लामिक। तो एक्चुअल में भारत में अगर इस्लामिक इन्फ्लुएंस की बात करें तो आपने देखा होगा मध्यकालीन भारत में जब भारत में तुर्कों का आना शुरू होता है ना, मोहम्मद गोरी, गजनवी, इस तरह के लोग आते हैं, तो जब वो लोगों ने आना शुरू किया तो उन्होंने भारत की संस्कृति को न केवल इन्फ्लुएंस किया बल्कि वो भारत की संस्कृति से इन्फ्लुएंस हुए भी। तो दोनों ही संस्कृतियां आपस में मिल गई, इसीलिए इस संस्कृति को हम इंडो और इस्लामिक दोनों के अमलगमेशन से बनी हुई संस्कृति यानी इंडो इस्लामिक संस्कृति के नाम से जानते हैं, राइट। तो जब ये लोग जो आक्रांता है या जो जो मुस्लिम इन्वेडर्स हैं जब वो भारत में आए तो उनके भारत में आने के पीछे के कहे जाते हैं कि दो रीजंस थे। पहला ये कि वो लोग अपने धर्म का भारत में प्रचार कर सकें, यानी इस्लाम धर्म को और ज़्यादा प्रोपोगेट कर सकें, और दूसरा ये था कि कहीं ना कहीं जो भारत की जो धन संपदाएं हैं उसको लूटना। लेकिन होता क्या है कि जब भारत में अगर हम इस्लामिक इन्वेजन्स की बात करें तो दो तरह के इस्लामिक इन्वेजन हुए, पहला टर्क हुआ और बाद में मुगल हुआ। अब जब तुर्कों का आना शुरू हुआ तो क्योंकि उस समय जो मोहम्मद गोरी है जब वो भारत आता है तो मोहम्मद गोरी अपने साथ अपने कुछ जो सिपह सलार हैं उनको लेके आता है, जिसमें ऐबक, कुबाचा और यालदोज रहते हैं। तो जो ऐबक रहता है यानी कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, उसी से भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, राइट। अब इस दिल्ली सल्तनत में कई वंश आए, जैसे सबसे पहला आया आपका गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। तो जितने भी वंश आएंगे कहीं ना कहीं जो अपना मतलब वो सेंटर बनाएंगे, पावर सेंटर बनाएंगे, और पावर सेंटर बनाने के बाद न केवल वो राजनीतिक रूप से अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करेंगे बल्कि वो सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और आपका आर्थिक जीवन हर जगह पे धीरे धीरे एक्सपेंड करेंगे, राइट। इसीलिए जब हम इंडो इस्लामिक शैली की बात करते हैं तो इसको हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तुर्कों के आने के पहले मतलब जो पहले जब तुर्क आए
तो क्या था, और एक पढ़ते हैं तुर्कों के आने के बाद क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है, तुर्कों के आने के पहले यानी भारत में पहले क्या चल रहा था, और जब तुर्क आए तो वो भारत में क्या नई चीज़ें लेके आए, तो दोनों का फ्यूज़न होगा, दोनों आपस में मिल जाएंगी, और जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो वहाँ से एक नई जो संस्कृति है, जो नई चीज़ है, उसका इमर्जेंस होगा। इसी को हम इंडो इस्लामिक कहेंगे। अब सीधी बात यह है कि जो है अगर खास बात समझें कि इंडो इस्लामिक में अलग क्या है, तो ये डिपेंड करता है अगेन वही आस्था और प्रकृति पे, कि जब हम हिंदुओं की बात करते हैं तो वहाँ पे जो भक्त और भगवान का संबंध होता है, वो कहा जाता है कि जब भक्त अपने भगवान से मिलता है तो आत्मा का परमात्मा में मिलन होता है। तो यहाँ पे कई सारे दर्शन की फिलॉसफी आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा से निकल के ही आत्मा उसका पार्ट है, कुछ कहते हैं कि आत्मा बाद में उसी परमात्मा में विलीन हो जाएगी। द्वैतवाद, अद्वैतवाद यदि आपने नाम सुना हो, यानी गर्भगृह एक वो स्थान होता था जहाँ पे अभी भी आप देखते हैं जब हम भगवान से बात करते हैं, गर्भगृह में रहते हैं, तो हमारा ऐसा होता है हिंदुओं में दरअसल कि मतलब पर्सन टू पर्सन जो है गॉड से कनेक्टिविटी होती है। हर व्यक्ति चाहता अकेले में हम सारी बात भगवान से कर लें। लेकिन जब हम इस्लामिक सभ्यता देखते हैं तो वहाँ पे जो पूजा करने का तरीका होता है वो होता है एक साथ झुकने का, एक साथ उठने का। यानी किबला की ओर जब वो नमाज अदा करते हैं तो एक साथ झुकते हैं और एक साथ उठते हैं, यानी एक साथ बहुत सारे लोग नमाज अदा करते हैं। यानी अगर यहाँ पे छोटे छोटे दरवाजे या गर्भगृह होंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि जो है, या खंबे होंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि लोग एक साथ झुक के पूजा करें, और पता चला बाहर निकले तो भगदड़ी हो गई। इसीलिए जब इस्लाम आया तो कुछ चीज़ें तो उन्होंने इंडो की पहले मतलब जो इंडिया में प्रिवलेंट थी उसको अपनाया, उसके साथ साथ कुछ नई चीज़ें भी जोड़ी जो उनको सूट करे। और इन दोनों के अमलगमेशन से क्या क्या चीज़ें हुई जरा समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं तुर्क आने के पहले क्या था। देखिए, जब भारत में तुर्क आए तो उसके पहले हम बीम प्रणाली पे काम करते थे। बीम मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई रूम होता है तो उस रूम का भार, उस छत का भार पूरे दीवार पे बचाने के लिए बीम डाल दी जाती है, राइट। और लिंटल मतलब छत ढालना, बीम और लिंटल प्रणाली पे हम काम करते थे। जब यहाँ पे टर्क्स आ गए तो उन्होंने मेहराबों का, मेहराब क्या होता है अभी मैं आपको फोटो में भी दिखाते हैं, मेहराब मतलब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, राइट। तो इसमें क्या होगा, जो ये भार होगा इसको साइड वाले दीवार पर डाल देंगे, तो जो मेहराब होगा एक बड़ा दरवाजा बन जाएगा जहाँ से एक साथ जाना और आना आसान होगा। इसके साथ साथ जैसे हिंदुओं में शिखर और विमान का कॉन्सेप्ट था, वैसे अगर इस्लाम की बात करें तो इन्होंने भारत में गुम्बज यानी डोम इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, इमारतों के ऊपर डोम बनाए। कुछ अलग चीज़ें, जैसे कहा जाता है कि एक्चुअली जो इस्लाम है वो मूर्ति पूजा का निषेध करता है। ऐसे में जो उनके स्ट्रक्चर्स होंगे उसको सजाने के लिए, उसको डेकोरेट करने के लिए फिर उन्होंने कुछ नई चीज़ें खोजी, जैसे अरबेस्क। अरबेस्क मतलब होता है कुरान की आयतों को उकेर देना, उसकी दीवार पर ही कुरान की आयतों को लिखना। फिर होता है पीटरा ड्यूरा। पीटरा ड्यूरा का मतलब होता है कि पत्थर के पार्ट्स को निकालना और उस पार्ट्स में जो बहुमूल्य पत्थर होंगे, बहुमूल्य रत्न होंगे, उनको इनकार्व कर देना, उनको डाल देना, राइट। वो हो गया पीटरा ड्यूरा, अरबेस्क। इसके अलावा जालियाँ और मीनार। मीनार अभी आपको फोटो दिखाते हैं, तो जब मीनार बनाएंगे, मीनार की हाइट को ऊंचा करेंगे और उसी से जो है डेकोरेटिव चीज़ें बनाई जाएंगी। फिर देखिए दोनों का अमलगमेशन, तो क्या क्या चीज़ें भारत में हुई। पहला हम देखेंगे आपका गुलाम वंश ने क्या किया, तुगलक ने क्या किया, लोधी ने क्या किया और मुगल्स ने क्या किया। अगर हम खास बात देखें तो इन्होंने चहार बाग शैली को इंट्रोड्यूस किया। चहार बाग अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ऐसे देखो तो बीच में कोई भी जो मान लीजिए कोई मकबरा है या कोई स्ट्रक्चर है वो रहेगा, और चारों तरफ उसके बाग होगा, बाग। ठीक है, चारों तरफ जो है बाग होगा, इसीलिए क्योंकि चार तरफ बाग है इसलिए इसको चहारे बाग कहते हैं। अब क्योंकि जो अगर हम इंडो इस्लामिक की बात करें तो उसमें बहुमूल्य पत्थर वगैरह तराश तराश के डाले गए थे, इसलिए इसको ज्वेल बॉक्स भी कहते हैं, जवाहर हीरे जवाहरातों का डब्बा। फिर फोलिएटेड आर्चेस, मेहराब में ऐसे ऐसे मेहराब बना दें, इस तरीके से मेहराब ऐसे बनी है, फिर इस तरह के मेहराब बना दें। और स्क्रीन वर्क, स्क्रीन वर्क का मतलब होता है पत्थर को इतना तराश दिया जाए कि आप अपनी इमेज यानी रिफ्लेक्शन उसमें देख सकें, इसको हम कहते हैं स्क्रीन वर्क। ठीक, अब देखिए
जैसे ये है आपका बीम और लिंटल, ठीक है। तो पहले जैसे अगर आपने अपने घरों में देखा हो तो जो छत का भार होगा, उसको रोकने के लिए यहाँ पे बीम बनाई जा रही है। वहीं अब क्या कर दे रहे हैं कि इस भार को कवर कर रहे हैं, ये आर्चेस बना दे रहे हैं, मेहराब बना दे रहे हैं। अब इस आर्चेस पे कोई वेट ना रहे, इसलिए इस वेट को साइड वाले दीवालों पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा और जमीन में इसके वेट को दिया जाएगा, तो जिससे क्या होगा, दरवाजे आपके बड़े बड़े बन जाते हैं। इसके अलावा यदि इंडो इस्लामिक की बात करें तो देखिए और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो ये है आपका पिट्रा ड्यूरा, जहाँ पे बहुमूल्य रत्नों की कार्विंग की गई है। ये देखिए सामने में, तो ये आपका ये आर्चेज हैं इस तरीके से। ये आपका गुंबद बना हुआ है, ये है गुंबद, ठीक, चारों तरफ से। इसके अलावा देखो तो यहाँ पे बहुत सारी कुरान की ये आयतें लिखी हुई हैं। ये मेहराब के अंदर यानी आर्चेस के अंदर आर्चेस बने, इसलिए इसको फोलिएटेड आर्चेस कहते हैं। ये अगर आप हुमायूं का टूम देखिए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इंडियन यानी जो हिंदू तत्व है वो भी दिखाई दे रहे होंगे। ये जो नीले रंग की चीज़ें हैं ये आपके वैष्णव धर्म का प्रचार कर रही हैं, राइट। यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर का यूज़ हुआ है, रेड सैंडस्टोन का यूज़, ठीक। अब मकबरे क्यों बनाए जाते थे? मकबरों के पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि कहा जाता है कि राजा को ये दिखाना था कि वो जो है पृथ्वी पे ईश्वर का अंश है, ईश्वर का अवतार है। तो ऐसे में क्या होता था कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो राजा है हमारा वो ईश्वर है? इसके लिए क्या करेंगे कि मकबरे बनाए गए, टूम बनाए गए, और टूम को ये दिखाया गया कि अगर पृथ्वी पर जन्नत होती, जन्नत है तो वो कैसे दिख रही हो, और जो आपका राजा है वो उस जन्नत में बैठा हुआ है। तो क्या करेंगे, मतलब वहाँ पे फुहारे बनाए गए, बाग बनाए गए, पेड़ पौधे लगाए गए, यानी प्रकृति को उकेर दिया गया जिससे वो पृथ्वी पे जन्नत ला दे, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है इस्लाम में लाई गई, ये इंडो इस्लामिक टर्म्स हैं। फिर देखिए सामने में ये आपका मीनार है, तो यहाँ पे कुतुब मीनार का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, और ये जो सामने आप गुंबद देख रहे हैं ये भारत में पहला गुंबद है जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है, लेकिन ये वैज्ञानिक नहीं है, बहुत सिमेट्रिकल नहीं बना हुआ है। कुतुब मीनार की बात करें तो इसके जो 3 पिलर्स हैं, वो सबसे पहला पिलर आपका बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसमें उसकी डेथ हो जाती है। तो उसका जो पूरा काम था वो आपके इल्तुतमिश ने किया। उसके बाद फिर से जब ये इमारत में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई तो फिरोज शाह तुगलक ने ऊपर की 2 इमारतों का जो 2 है ना 2 स्टोरी, वो आपके फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई है। अगर इनकी बात करें इतने की, तो ये रेड सैंडस्टोन का प्रयोग हुआ है, रेड सैंडस्टोन है, और ये आपका मार्बल है, वाइट मार्बल, ठीक। यहाँ पे देखिए सब गोल गोल इस तरीके से है, यहाँ पे ट्रायंगल है इस तरीके से है, और यहाँ पे गोल ट्रायंगल, मतलब एक सिमेट्री फॉलो हो रही है। लेकिन जैसे फिरोज शाह तुगलक ने जब इसमें मार्बल लगवा दिया तो वो जो सिमेट्री थी ना वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गई, वो सिमेट्री ही टूट गई जिस सिमेट्री पे जो है ये आपका बना हुआ था, ठीक। तो ये तो था आपका बेसिक टर्म। और जब ये जो मस्जिद है, मतलब ये जो इंडो इस्लामिक है, ये अपने पीक पे पहुँचती है, पीक मतलब एपेक्स, सबसे सुंदर अगर कोई चीज़ बनी है तो वो बना है आपका ताज, जहाँ पे आप जितने भी इंडो इस्लामिक तत्व हैं वो सारे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है आपका डोम यानी गुंबज, और ये जो गुंबज है ये गोल नहीं है बल्कि प्याज के जैसा है, ठीक है, कुंदा सा। फिर इसके बाद देखिए चारों तरफ ये मीनारें जो बिल्डिंग को सिमेट्री दे रही है, ये कुछ ऊंचाई पे बना हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे आर्चेस हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे पिट्रा ड्यूरा का यूज़ किया गया है। यहाँ पे सामने में ये आपकी इमेज बन रही है, और पत्थर को इतना तराशा गया है जिसमें मिरर वर्क यानी रिफ्लेक्शन दिखता है, शेडो बन जाती है, राइट। तो ये सारी के सारे जो चीज़ें हैं वो अपने एपेक्स पे पहुँच जाती है, क्लाइमेक्स पे पहुँच जाती है जब हम बात करते हैं ताजमहल की। इसीलिए ताजमहल वंडर है, 7th वंडर है इंडिया की तरफ से, जो भारत 7 विश्व के 7 अजूबे हैं, ना केवल इसमें शामिल है बल्कि हम कहें तो भारत में जो स्थापत्य का चरमोत्कर्ष है वो हम जो है ताजमहल में देख सकते हैं, राइट। अगर इसमें पिट्रा ड्यूरा की बात करें तो इसमें जो बहुमूल्य पत्थर है जैसे लापिस लजूली और जो उस समय के जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो इसमें इनकार्व की गई हैं। हालांकि ऐसा हुआ कि बहुत सारे जो इसके बहुमूल्य चीज़ें हैं वो अब यहाँ पे यथास्थिति उपलब्ध नहीं है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है कि बिकॉज ऑफ पोल्यूशन जो इसका वाइट मार्बल है वो एसिड रेन की वजह से धीरे धीरे क्षय हो रहा है। हालांकि इसके लिए सरकार ने लगातार प्रयास किए, जैसे आपने ताज ट्रेपेजियम जोन का नाम सुना होगा, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने एक जोन डिसाइड करके रखा है कि जो ताजमहल के पेरीफेरी है कितनी दूरी पे किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं हो सकता जिससे ताज को क्षय ना हो, राइट।
इसके अलावा भी यदि मुगल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो उसमें दीवाने आम, दीवाने खास, शहर की बात करें तो एक प्लांट सिटी बनाई गई फतेहपुर सीकरी, राइट, लाल किला। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर में आते हैं। देखिए ये जो क्लास है पूरी तरीके से रिवीजन पर्पस के लिए है। इसका उद्देश्य है कि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक करा के रिवीजन करा दिया जाए, राइट। तो अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो इसके कंसर्न वीडियोज़ हैं वो देख लीजिए। ये इस क्लास का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है, ठीक। तो ये तो रहा आपका इंडो इस्लामिक। इंडो इस्लामिक के बाद चलिए अब हम लोग डांस की बात करते हैं, और जिस डांस की बात हम करने वाले हैं दरअसल ये है आपका क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य। तो पहली बात ये, शास्त्रीय नृत्य का मतलब क्या होता है, नृत्य का मतलब क्या होता है, क्लासिकल डांस का मतलब क्या होता है। देखिए कोई भी डांस जो नियमों पर आधारित हो, जिसमें कुछ ना कुछ नियम होंगे, तो अब नियम होंगे और नियमों पे ही आपको डांस करना है, उसमें आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके का फेरबदल नहीं कर सकते हैं। तो बट ऑब्वियस बात है कि क्योंकि वो नियम होंगे तो इसका मतलब नियम कहीं लिखे भी होने चाहिए, तब तो पता चलेगा कि नियम क्या क्या है। तो जो क्लासिकल डांस है उसको हम ट्रेस करते हैं भरत मुनि की लिखी हुई किताब नाट्य शास्त्र से, इसीलिए भी इनको शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। तो अगर इनको शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि किसने कहा शास्त्रीय नृत्य है। तो यदि हम भारत में बात करें तो हमारे भारत में संगीत नाटक अकेडमी ने एक्चुअल में भारत में कुल 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा दी है। वहीं अगर हम भारत सरकार के CCRT कल्चर मंत्रालय की बात करें तो उन्होंने 9 नृत्यों की बात की है, जिसमें हाल ही में भी 6 नृत्य को अर्ध शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। अगर हम शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कुल 8 हैं जिनको संगीत नाटक अकेडमी ने एक्चुअली रिकॉग्नाइज किया है। देखिए ये जो चार्ट है ये हम इसी चार्ट से आपको पूरा डांस समझा देते हैं, और इस चार्ट को आप 1-2 बार देखेंगे तो आपके दिमाग में भी जो डांस है वो बैठ जाएगा। डांस से बेसिकली क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारा इसी चार्ट में कंपाइल्ड है। जैसे पहला डांस है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम भरतनाट्यम डांस में पहला क्वेश्चन ये कि भरतनाट्यम डांस की ओरिजिन कहाँ है, प्रैक्टिस कहाँ होती है, ठीक। तो भरतनाट्यम दरअसल तमिलनाडु का डांस है। ये सबसे पुराना क्लासिकल डांस है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। जब ये नृत्य होता है तो जो डांसर होती हैं वो सिल्क की साड़ी पहनती हैं, सिल्क का साड़ी पहनती हैं तमिलनाडु में, और उसके बाद ये डांस परफॉर्म करती हैं। इस डांस की खास बात ये होती है कि वहाँ पे स्टेज पे जो मतलब किसी न किसी भगवान का विग्रह रखा होता है, और भगवान की पूजा के बाद जो है जो डांस है वो शुरू होगा। तो पूजा होगा तो कैसे, ऐसा थोड़ी कि अगरबत्ती जला देंगे, मतलब डांस फॉर्म में आके आपको पूजा करनी होगी, राइट। तो डांस में आके आपको पूजा करनी होगी, तो आप क्या क्या पूजा करेंगे, ठीक। उसके पहले जरा सा एक कॉन्सेप्ट हम आपको फिर से रिवाइज करा दें ताकि आप और जल्दी समझ पाएँ। देखिए अगर हम डांस की बात करें बेसिकली, लेट मी हैव दैट पेज। जैसे मान लीजिए हम डांस की बात करें तो भारत में डांस को आप किसी भी डांस को हम कुछ बेसिक फॉर्मेट में यानी विधाओं पे अगर बांटें तो पहला विधा होती है तांडव। यानी जब मैस्कुलिन डांस होगा, मैस्कुलिन मतलब ये नहीं कि लड़का नाचे, यानी जो लड़कों का स्टेप्स होता है जिसमें शौर्य, वीरता, साहस इसका प्रदर्शन ज़्यादा होता है, तब उसको हम कहते हैं तांडव नृत्य। वहीं जो दूसरा डांस होता है उसको कहते हैं लास्य, जहाँ पे जो फीमेल स्टेप्स होते हैं, फीमेल महिलाओं द्वारा किए जाने वाले स्टेप, उसको प्रोमिनेंस दिखाया जाता है, मतलब ब्यूटी को, सौंदर्य को, ठीक है, फिजिकल अटायर को, कॉस्ट्यूम्स को, इनको जैसे ज़्यादा दिखाया जाएगा तो होता है लास्य। तो तांडव नृत्य, लास्य नृत्य। उसके बाद होता है तांडव, लास्य। इसके बाद हम इसको 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, तांडव, लास्य और अभिनय। इसको हम क्या करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या क्या, तो पहला होता है आपका अंगिका। अंगिका मतलब होता है जब बॉडी मूवमेंट से डांस किया जाए, बॉडी को दिखाया जाए, बॉडी के हाथ से, नैन से, है ना, इस तरह से किया जाए, तो अंगिका। दूसरा होता है वाचिका, मतलब जो बोल बोल के करिए। आहार्य मतलब होता है कॉस्ट्यूम उस तरीके से पहनिए। और फिर होता है सात्विका, मतलब जहाँ पे आप मूड को दिखाएंगे, इमोशंस को दिखाएंगे, है ना। जैसे डांसर्स को कभी कभी दिखाना तो मतलब बोल ऐसे चल रहे हैं कि कहीं मतलब मार्क से उसका बच्चा बिछड़ रहा है तो उसको सैड होकर दिखाना होगा ना, तो वो हो गया मूड और जेस्चर्स। तो 4 तरीके से डांस का प्रेजेंटेशन होता है। तो पहला हो गया तांडव जिसमें मैस्कुलिन स्टेप, लास्ट से मतलब फेमिनिन स्टेप, और बाकी होगा अभिनय जिसमें अंगिका, वाचिका और अहर्य और सात्विका आता है। फिर से उसी टेबल पे आए तो जब भरतनाट्यम शुरू होगा तो सबसे पहले वहाँ पे मतलब जैसे हमने कहा तमिलनाडु का डांस फॉर्म है, सिल्क की साड़ी जो है डांसर पहनेंगी,
उसके बाद जो मेन चीज़ है कि वही वो कहाँ पे अपना शुरू करेंगी, तो कैसे शुरू करेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, भगवान की मूर्ति रखना जरूरी होती है। तो सबसे पहले वो जो डांसर आती है वो भगवान पे फूल चढ़ाती है। उस स्टेप को हम अलारिपू कहते हैं। अलारिपू। अलारिपू के बाद जटेश्वरम होता है, फिर शब्दम मतलब बोलें, वर्णम, उसके बाद होता है तिल्लाना। खैर इतना डिटेल अगर आपको नहीं भी आता तो सामने आपके लिखा है, जब आपके पास ये जाएगा पीडीएफ तो आप एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक, तो अलारिपू, जटिश्रम, शब्दम, वर्णम और तिल्लाना, ये 5 स्टेप में भरतनाट्यम डांस कंप्लीट किया जाता है। राइट। इसके बाद अगर हम देखें तो इसका उद्गम कहाँ से पता चला है भरतनाट्यम के बारे में, तो इसका जो उद्गम स्रोत है वो भरत मुनि की लिखी हुई किताब नाट्य शास्त्र है। देखिए जब डांस होगा तो बट ऑब्वियस सी बात है इंस्ट्रूमेंट्स बजेंगे, तो उस समय क्या इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं, तो जब भरतनाट्यम डांस होता है तो मृदंग बजता है और वीणा बजता है। फिर ये एक खाली डांस होता है, सोलो डांस होता है। सोलो डांस का मतलब होता है कि एक ही डांसर मेल का भी पार्ट करती है और फीमेल का भी पार्ट करती है। ठीक, साथ के साथ फिगर देखते चलिए। देखिए सबसे ऊपर भारतनाट्यम। ठीक, अब आते हैं कथकली। कथकली केरल का डांस है, जैसा अपने आप में ही बता रहा, कथकली यानी कथाओं को कहना, यानी डांस इस तरीके से कर रहे हैं जहाँ पे वो आप कथाओं को बता पाएंगे। कथकली की सबसे खास बात क्या होती है, इनमें होने वाला मेकअप, जो लगभग 2.5 से 3 घंटे तक जो डांसर है वो तैयारी होते रहते हैं। यहाँ पे आई बॉल का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे वो सिर्फ आई मूवमेंट से ही बहुत सारी चीज़ें डिपिक्ट करते हैं। कई बार ऐसा भी सुनने में आया या ऐसा देखा गया कि जो कथकली के डांसर होते हैं लगभग 27-28 साल तो वो लोग सिर्फ डांस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तब उनको इस साधना के बारे में पता चलता है। कथकली केरल का डांस कहाँ पे प्रैक्टिस होता है, कहाँ से इसके बारे में पता चला, तो चकरिया कोतु और कुडियट्टम से हमें इस डांस फॉर्म के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें क्या क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेकअप बहुत मैटर करता है, तो इस मेकअप को कहते हैं पाचा, काठी, थाडी, कारी। थाडी मतलब होता है आगे दाढ़ी बनाना। ठीक है, पाचा मतलब होता है फेस को जो ग्रीन कलर से पेंट करते हैं वो। ठीक, अभी आपको फोटो दिखाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जब ये डांस होगा तो फिर से इंस्ट्रूमेंट तो बजाने पड़ेंगे, तो क्या इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, देखिए मडालम, चेंडा और इडक्की बजते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है आपके मेकअप पे। देखिए ये सामने ये है आपका कथकली। कथकली देखिए, एक सेकेंड, ये है जहाँ पे ये देखो, ये जो दाढ़ी है इसको कहते हैं थाड़ी, और ये पूरा कॉस्ट्यूम और ग्रीन कलर का जो मेकअप वो सारा ये हो गया कथकली। कथकली के बाद देखिए कथक, तो नॉर्थ इंडिया का जो शास्त्रीय नृत्य है एक्चुअली एक ही तो यही है, वो है कथक। कहा जाता है कि जो जौनपुर डायनेस्टी के, शर्की डायनेस्टी के लोग तो जौनपुर में रहने वाले, उन्होंने कथक को प्रश्रय दिया। इवन लखनऊ के जो नवाब था वाजिद अली शाह, उसने भी कथक को प्रश्रय दिया, पेट्रोनेज दी, और वो खुद भी कथक के अच्छे जानकार माने जाते थे। जब हम कथक की बात करते हैं तो उनका जो कॉस्ट्यूम होता है वो कुछ अभी आप फोटो दिखाते हैं वो कुछ ऐसा होता है जो ऊपर से लेके नीचे तक एक गारमेंट का शेप लेता है, जहाँ पे एक्चुअली जो डांसर होते हैं उनको मूवमेंट करनी होती है, और जो मूवमेंट होती है ना गोल गोल घूमना होता है। गोल गोल कैसे घूमेंगे कि कथक में ये वर्जित होता है कि आपकी कमर हिले, कमर नहीं हिलनी चाहिए, तो मतलब आप अपने पैर पे जिस एंगल पे आप खड़े हैं उसी पे 360 डिग्री टर्न लेना होता है। ठीक, तो कथक में भी बेसिकली कथाओं की बात होती है, लेकिन इसमें जो प्रोमिनेंट चीज़ होती है वो होती है यूपी का जो नॉर्थ का जो कल्चर है, उन कथाओं की दरअसल कथक में बातें की जाती हैं। तो जब कथक की बात करें तो कहाँ पे बेसिकली फोकस करते हैं, आपके फुट कंट्रोल पे, क्योंकि इसमें एक्चुअली घुंघरू बांध के रखते हैं पैरों में, तो तबला जितने जितने जैसे जैसे बजेगा उसी हिसाब से आपके घुंघरू की भी खनखन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि अपने हिसाब से घुंघरू छनछनाते रहो। ठीक है, इस हिसाब से कि वो तबला के रिदम के साथ मैच करे। इसके अलावा 12 करना होता है, नहीं चक्कर लेना होता है, 1 2 3। ठीक है, वो इसके अलावा जब ये डांस प्ले होगा तो क्या बज रहा होगा, उस समय तबला, सारंगी और मंजीरा बजता है। और जो इसके अभी फेमस डांसर हुआ करते थे जिनका नाम आपने सुना होगा, बिरजू महाराज। राइट, देखिए ये आपका कथक डांस है, ये सामने यहाँ पे घुंघरू बहुत प्रोमिनेंट है, और अपने जो चक्कर लगाएंगे वो आपका 360 डिग्री एंगल पे। फिर आते हैं हम ओडिसी डांस पे। जैसे नाम से ही पता चला, ओडिसी मतलब हो गया उड़ीसा का डांस। राइट, अब उड़ीसा का डांस है, इसको भी हम ट्रैक करेंगे भरत मुनि की नाट्य शास्त्र से। कहा जाता है उड़ीसा में जो कुछ लोग, मतलब वहाँ पे जो लोग हुआ करते थे, वो लोग क्या करते थे, अपनी बेटियों की शादी
भगवान से कर देते थे, देवता से कर देते थे, राइट। तो अब वो जो है देवता से शादी हो गई तो वो देवदासी बन जाती थी। तो वो क्या करती थी, देवता को नाच नाच के खुश किया करती थी। तो जब देवता को नाच नाच के खुश किया करती थी तो वहीं से एक परंपरा निकल गई जो है जिसको देवदासी प्रथा कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही देवता के भक्त हुआ करती थी, लड़के भी अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया करते थे। ऐसे में जब लड़की होती थी तो वो देवदासी, और जो लड़का होता था उसको कहते हैं गोतीपुआ या नर्तला, ठीक है। तो उड़ीसा में से जो देवदासी और नर्तला का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। इवन जो वहाँ का जगन्नाथ मंदिर है वहाँ पे भी, जैसे हमने नागर मंदिर में भी देखा था ना कि वहाँ पे मंडप, अर्धमंडप, ये सारी चीज़ें होती हैं। इस तरीके से अगर जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो महामंदिर, अर्ध मंदिर और नट मंदिर। नट मंदिर मतलब जहाँ पे वो लोग डांस करते हैं, बट अब ये जो देवदासी प्रथा है वो रुक गई है, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे देवदासी प्रथा, गोतीपुआ यानी जब लड़के वो बन जाएं, डांसर बन जाएं, तो जब ये डांस होगा तो पखावज, तबला, मंजीरा बजता है। इसमें चौक की मुद्रा और त्रिभंग की मुद्रा मैटर करती है। चौक मतलब होता है जहाँ पे पूरा ना बैठे, वो अपने पैरों को बेंड करके आपको मतलब इस तरीके से इस एंगल में बैठना होगा, लाइक दिस वे, ठीक है। ये हो गया आपकी जो है त्रिभंग, चौक की मुद्रा। और त्रिभंग मतलब होता है तीन चीज़ों का भंग, तीन चीज़ें ट्विस्ट होती हैं, एक आपकी गर्दन, एक कमर और एक पैर। त्रिभंग मुद्रा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है कृष्णा, जिस तरह से खड़े होते थे ना, लॉर्ड कृष्णा की सर भी झुका होता था, कमर हल्की सी मुड़ी और पैर को क्रॉस लेग करके खड़े होते थे, तो वो त्रिभंग की मुद्रा हुआ करती थी, होती है, ठीक। अब आते हैं मणिपुरी डांस पे। तो मणिपुरी नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा, पहले आपको जरा ओडिसी का फोटो दिखा देते हैं। देखिए, ये है आपका सामने में ओडिसी, ठीक है। यहाँ पे भी उड़ीसा में मिलने वाली जैसे संबलपुरी, कोटा, इस तरह की साड़ियाँ पहनी जाती हैं। ये जो इसमें डांसर को ये पीछे में लगाना जरूरी होता है, जो जैसे अगर आप देखें वो कभी रथ मंदिर में रथ यात्रा निकलती ना जो जगन्नाथ की, तो जगन्नाथ के बिल्कुल पीछे बड़ा सा पहंडी बांधा जाता है, ऐसे ऐसे वो मूर्ति मूव करती रहती है। तो बिल्कुल उसी चीज़ को सिम्बलाइज करता है डांसर के पीछे लगा हुआ ये, ठीक है। इसके बाद देखिए ओडिसी के बाद देखें तो मणिपुरी। मणिपुरी जो डांस है वो मणिपुर का है। यहाँ पे बेसिकली जो राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं उन्हीं को प्रोमिनेंटली दिखाया जाता है मणिपुरी डांस में। तो जब ये दिखाएंगे तो जो रिचुअल्स होते हैं, जो ट्रेडिशनल्स होते हैं, उन्हीं को दिखाया जाता है। इसको अगर ट्रेस करें कि कहाँ से इसके बारे में हमें पता चला, तो जो शास्त्र उसका नाम है लाई हरोबा। लाई हरोबा से इसके बारे में पता चला। जब इसमें लड़का डांस करता है तो उसको माईबास कहते हैं, और जब लड़की करती है तो माईबिस कहते हैं। जब ये डांस होता है तो पुंगी और करताल बजाया जाता है। पुंग और करताल, करताल वो जो नारद का देखा होगा ना, नारायण नारायण करते थे, बिल्कुल वही बजता है। और इसमें जो गाना गाया जाता है उसको हम संकीर्तन कहते हैं। संकीर्तन मतलब ईश्वर की आराधना में गाए हुए जो कीर्तन होता है ना, हरे राम 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 हरे हरे, लाइक दैट वे, ठीक है। फिर आते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये जो है आंध्र प्रदेश का डांस है, और इसको ट्रैक करें तो सिद्धेंद्र नाथ योगी, इनकी जो बुक है यक्षगान, वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। वहाँ पे इसके बारे में है। एक्चुअली एक्रोबैटिक डांसिंग होती है। एक्रोबैटिक डांसिंग का मतलब क्या होगा कि जो कुचिपुड़ी डांस होगा उसमें जो डांसर होंगी ना, वो कभी कभी ऐसा देखा जाता है थाली पे खड़ी हो जाती हैं। थाली जिसमें आप खाना खाते हो उसके एजेस पे खड़े होंगे, अपने सर पे बहुत सारे घड़े रखेंगे, घड़े के ऊपर वो जलता दिया रखते हैं, उसके बाद थाली पे मूवमेंट करके दिखाते हैं, राइट। इसलिए इसको एक्रोबैटिक डांसिंग कहा जाता है। फिर देखिए इसमें जो बजने वाले यंत्र हैं वो है वायलिन, फ्लूट और तंबूरा। और अगर इसमें खास बात की बात करें तो इसके जो फेमस डांसर हैं वो बाल गोपाल तरंग हुए हैं। अब हम आपको मणिपुरी और कुचिपुड़ी दोनों की फोटो दिखा देते हैं। देखिए, ये सामने में मणिपुरी कॉस्ट्यूम है। यहाँ पे डांसर राधा कृष्ण के बारे में बताते हैं। ये देखिए, ये मणिपुरी हो गया। और आपका कुचिपुड़ी भी देख लीजिए, ये है सामने कुचिपुड़ी डांस फॉर्म, ठीक है। ये कुचिपुड़ी है। अब और कुछ डांस, फिर आता है सत्रिया। सत्रिया से ऑलरेडी 2015 में यूपीएससी ने सवाल पूछा है। दरअसल अगर सत्रिया डांस की बात करें तो ये असम का डांस होता है। असम में इस डांस की प्रैक्टिस की जाती है। ये वैष्णव मठ से निकला हुआ डांस है, और शंकर देव जो वैष्णव मठ और शंकर देव जो है इसके थ्रू इस डांस की ओरिजिन हुई है, रिलीजियस नेचर का है। और जब ये डांस होता है तो करताल, खोल और जो करताल मतलब सिम्बल्स बजाए जाते हैं, राइट। सत्रिया डांस की अगर फोटो देखिए, ये है सामने आपका सत्रिया। फिर आता है आपका मोहिनी अट्टम। जैसा नाम बता रहा, मोहिनी, मोहिनी मतलब जो किसी को मोह ले, अपनी तरफ आकर्षित कर ले।
तो देखिए जो मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म है वो भी केरल का डांस फॉर्म है। दरअसल इससे हिंदू माइथोलॉजी की एक कहानी जुड़ी हुई है कि जब मतलब अमृत मंथन हो रहा था तो देवता और असुर दोनों ने जब अमृत मंथन किया तो विष्णु ने एक सोचा कि अगर सारे देवता अमर हो जाएंगे, सब अमृत पी लेंगे तो फिर क्या होगा कि पृथ्वी पे पाप बढ़ जाएंगे, तो चलो हम एक काम करते हैं, सारे देवताओं को अमृत दे देते हैं और जो जहर है वो असुरों को पिला देते हैं। तो वो कैसे असुर उनकी बात मानेंगे, तो एक वो ब्यूटीफुल सी लेडी बन के आ जाते हैं जिनका नाम मोहिनी होता है और उसी से ये डांस इंस्पायर होता है, इसलिए इसको मोहिनी अट्टम कहा जाता है। मोहिनी अट्टम के बारे में जो सबसे खास बात ये है कि इसको सिर्फ लड़कियां परफॉर्म करती हैं, अकेले मतलब लड़कियां ही करती हैं, और मोहिनी मतलब होता है सुंदर, तो मोहिनी अट्टम थोड़ा सा सेंसुअस या कहीं ना कहीं ऐसा नेचर का होता है जिसमें सौंदर्य की प्रधानता होती है, ब्यूटी को बहुत ज़्यादा सिम्बलाइज किया जाता है, राइट। तो अगर इसकी ट्रैकिंग की बात करें कि कहाँ से इसके बारे में पता चला, तो व्यवहार माला मजमंगलम से इसके बारे में पता चला है। इसमें जो है भरतनाट्यम और कथकली दोनों के गुण पाए जाते हैं, और इसमें जब डांस होगा तो क्या बजता है, मढ़ालम बजता है, वीणा बजता है और कुची तालम बजता है। ये भी सोलो डांस है। सोलो डांस मतलब एक हरे डांस अकेले जो है डांसर इसमें डांस करते हैं, ठीक है। इसमें मैंने मैप अटैच कर दिया ताकि आप रिवाइज कर सके कि किस जगह इंडिया में कौन कौन सा डांस है। जैसे यूपी में कथक हो गया, असम में शास्त्रीय हो गया, मणिपुर में हो गया, उड़ीसा में ओडिसी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु, मोहिनी अट्टम आपका केरला, और कथकली भी आपका केरला में है। और ये एक साथ सारे डांस फॉर्म्स की फ़ोटो है, तो जब कभी आप कंफ्यूज करें तो एक बार फोटो देख लेंगे तो आपको बहुत सारी बातें याद आ जाएंगी। तो ये था आपका शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांसेस, ठीक। इसके बाद जरा हम अगले टॉपिक पे चलें, तो अगला टॉपिक है आपका कठपुतली। तो कठपुतली जैसा नाम बता रहा है, कठ मतलब काट की, पुतली मतलब होता है जो किसी के जैसा दिखे, आइडलाइज हो, राइट। तो कठपुतली का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो ये था कि जो पास्ट टाइम्स में जो पुराने समय की बात करें तो लोग मनोरंजन के लिए और अपनी बातों को कहने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए किसी न किसी मीडियम का यूज़ करते थे। जैसे अभी अगर हमें अपनी कोई बात करनी होगी तो हम इंस्टाग्राम चैटिंग के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू बताएंगे। कुछ कहीं मुझे अवेयरनेस लेके जानी तो मैं रील बनाऊंगी, कुछ ना कुछ मतलब रील बनाना या जो वीडियोज़ हैं वो बनाते हैं, राइट। तो उस समय जब प्राचीन समय की बात करें तो लोग अपने मनोरंजन के लिए, जैसे आप रील्स अपने मनोरंजन के लिए भी बनाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए भी और नॉलेज देने के लिए भी। तो इसी टर्म्स में इंडिया में कठपुतली का इमरजेंस हुआ। कब से इमरजेंस हुआ, तो कहा जाता है कि अगर हम सिंधु सभ्यता देखें तो सिंधु सभ्यता में टेराकोटा फिगरीन्स मिली थी, टेराकोटा की मूर्तियां मिली थी, और उस मूर्ति में छेद यानी सुराग मिले हैं, जो बात ये प्रूव करती है कि जरूर इनको धागे से मूव किया जाता होगा। इसी आधार पर यदि हम कठपुतली की बात करें तो कठपुतली मतलब जो खुद से ना करे बल्कि उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो उस आधार पर भारत में हम मोटा मोटा कठपुतलियों का जो डिवीजन करते हैं उसमें होता है सबसे पहले स्ट्रिंग पपेट यानी धागे से चलने वाली कठपुतली। दूसरा होता है शैडो यानी जिसकी परछाई पड़े। आपने देखा होगा ना बचपन में लोग खरगोश बना लेते थे और शैडो बनाते थे। शैडो मतलब जहाँ पे लाइट डाल के किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन डाला जाए वो हो जाती है। तो पहला हो गया आपका स्ट्रिंग, फिर होता है शैडो, फिर होता है ग्लव मतलब जैसे हाथ में आप दस्ताने पहनते हैं वैसे हाथ में ही कठपुतली बना दो, हाथ में ही कुछ पहन लो, तो वो दोनों आपस में बात करेंगे, आप फिंगर्स मूव करते रहिए जिससे ये लगे कि ये कठपुतली मूव हो रही है। और फिर होता है रॉड मतलब एक बड़ी सी छड़, उस पर बनी हुई पपेटरी। तो जैसे ये हमने क्लास में ऑलरेडी डिटेल में कर रखा है, अगर आपको डिटेल देखना है तो एक बार आप क्लास में का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके देख लें। अगर वैसे कुछ खास चीज़ें देखें तो यहाँ पे मैप अटैच्ड है जिससे आप देख सकते हैं कि किस राज्य की कौन सी पपेटरी है, राइट। जैसे ये हो गया राजस्थान की कठपुतली जो लकड़ी की बनी होती है, ठीक। इसके अलावा देखिए यदि हम बात करें केरल की, तो केरल की जो कठपुतली उसको कहते हैं गोम्बा जट्टा। फिर इसके बाद देखो बिहार की जो कठपुतली होती है रॉड कठपुतली है, इसको हम कहते हैं यमपुरी बिहार की कठपुतली है। इसके अलावा पुतुल नाच देखें तो ये आपकी बंगाल की और बिहार की दोनों जगह पे इसकी प्रैक्टिस होती है। इसके अलावा देखें उड़ीसा में कुंधेई होती है, कुंधेई जो कि स्ट्रिंग पपेटरी, स्ट्रिंग मतलब पीछे धागा लगा के उसको बांधा जाता है। स्ट्रिंग होगा तो बट ऑब्वियस बात है वहाँ पे हुक लगाना पड़ेगा और हुक में धागा अटैच करके इसको मूव करेंगे, ठीक। फिर इसके बाद देखिए ये उड़ीसा की रावणाचार्य है जो कि शैडो पपेटरी होती है, शैडो पड़ता है। इसमें क्या करते हैं दोनों साइड जो कठपुतली होगी उसके दोनों साइड जो है कलर कर देंगे ताकि जो है कलरफुल रिफ्लेक्शन बने आपकी कठपुतली का। तो ये जो है बेसिक जो जानकारी है वो कठपुतली के बारे में है। अब हम आते हैं आपका म्यूजिक के बारे में, ठीक है।
म्यूजिक क्या होता है, संगीत क्या होता है। तो जैसे अभी हमने देखा शास्त्रीय नृत्य होते हैं, नृत्य मतलब शास्त्रीय नृत्य का सीधा मतलब वो ऐसे नृत्य से है, ऐसा डांस जिसमें कुछ ना कुछ नियम हो, है ना, उन नियमों के आधार पर वो डांस होगा। ऐसे ही जब हम गाने की बात करें तो जब गाने नियम के आधार पर हो, मतलब आप उसमें कोई चेंज ना कर सके अपने हिसाब से, तो उसको हम शास्त्रीय गीत कहते हैं, शास्त्रीय संगीत कहते हैं, राइट। तो अगर शास्त्रीय संगीत की बात करें तो जैसे हमने देखा डांस में उत्तर भारत का डांस था कथक, और दक्षिण भारत के बहुत सारे डांस देखे, वैसे अगर संगीत की बात करें तो दो तरह के संगीत होते हैं। एक को कहते हैं हिंदुस्तानी संगीत, हिंदुस्तानी संगीत का सीधा मतलब ये हुआ वो संगीत जिसकी प्रैक्टिस उत्तर भारत में हो रही है, और दूसरा संगीत होता है कर्नाटक संगीत, यानी वो संगीत जिसकी प्रैक्टिस दक्षिण भारत में हो रही है। अब अगर इंडिया का मैप देखिए और समझिए, तो यहाँ पे जो आर्यावर्त वाला जोन है, ये जो नॉर्थ इंडिया का आर्यावर्त वाला जोन है, ये हमेशा से बहुत सारा इन्फ्लुएंस में रहा है ना। कभी यहाँ पे शक आए, कभी कुषाण आए, पल्लव आए, तो जब यह इस्लामिक इन्वेजन हुआ तो जो उत्तर भारत है ना वो हमेशा से एक ऐसा जोन बना रहा, एक ऐसा जोन बना जहाँ पे हर समय कुछ ना कुछ जाके मिक्स हुआ। तो जब मिक्स हुआ तो ना केवल आर्किटेक्चर चेंज हुआ, जैसे हमने देखा ना कि आर्किटेक्चर में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आ गया, ठीक। इसी तरीके से पेंटिंग में कुछ कुछ चेंजेस हमने देखे। अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो अगर जो नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया हमेशा से एक इन्फ्लुएंशियल जोन बना रहा, इसीलिए जब हम उसमें संगीत की बात करते हैं तो संगीत भी उससे अछूता नहीं रहा। इसीलिए जो हिंदुस्तानी संगीत है उसमें बहुत सारी जो संगीत है या जो बहुत सारी विधाएं हैं उनका प्रचलन हुआ। वहीं अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रहा, राइट। हालांकि जो बाद में वास्को डिगामा या जो ब्रिटिशर्स आए वो पहले साउथ इंडिया की तरफ से आए, लेकिन बाद में उन्होंने जो अपना मूल जो काम किया, मेन जो इन्वेजन किया, वो कहीं ना कहीं आपके जो है नॉर्थ इंडिया में किया है, राइट। इसीलिए अगर देखा जाए तो जो नदर्न इंडिया है वो उसका जो संगीत है वो एक ऐसा संगीत है जहाँ पे बहुत सारे विधाएं आपको शामिल होने को दिखेंगी। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पे जो संगीत है वो मूलतः स्वदेशी है, जहाँ पे वो जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला। जनरली आपको इन दोनों के बीच का अंतर पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हिंदुस्तानी में और क्या चीज़ें कर्नाटक में हैं, ठीक है। अब हिंदुस्तानी में देखें तो ये हो गया, दोनों तरफ आप टेबल देख पा रहे होगे स्क्रीन पे। हिंदुस्तानी संगीत ये उत्तर भारत का संगीत है, तो आपका कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत का संगीत है। हिंदुस्तानी संगीत की बात करें तो इसमें वैदिक, ठीक है, वैदिक संगीत, फारसी संगीत, इस्लामी सबका क्या है, कोऑर्डिनेशन है, समन्वयन है। और अगर कर्नाटक देखें तो अछूता है और मूल रूप से वो भारतीय है, स्वदेशी है, ठीक। अगर ये थोड़ा उल्टा हो गया, कर्नाटक संगीत में एक रूपता आप देखेंगे कि कभी टाइम मिले तो आप एम एस सुब्बुलक्ष्मी या जो प्रोमिनेंट साउथ इंडियन सिंगर है उनका देखेंगे, तो वहाँ पे म्यूजिक एक एक, एक फ्लो में बिल्कुल चलता रहता है और जो सामने सिंगर है वो गाता रहता है। रिदम मतलब जो अगर वही नॉर्थ इंडिया के रिदम की बात करें तो सो लय ताल कभी ऊपर होगा, कभी मुड़कियाँ लेंगे, कभी कुछ करेंगे, तो एक रूपता नहीं है बल्कि विषमता है, राइट। हिंदुस्तानी संगीत में ध्रुपद, ख्याल, तराना, ठुमरी, दादरा, गजल, ये सब इसकी कुछ विधाएं हैं। जैसे हमने देखा था ध्रुपद, तानसेन, बैजू बावरा, ये सब लोग कहीं ना कहीं ध्रुपदिया थे, ठीक है, ध्रुपद गायन किया करते थे। ठुमरी की बात करें तो ठुमरी क्या होता है, जहाँ पे जो लोक जीवन है, जो आम पब्लिक है, उनके जीवन को गा गा के बताते हैं। वहीं ख्याल गायकी की बात करें तो जो जो चीज़ें इमेजिनेशन में हो कि वो होता है आपका ख्याल गायकी, ठीक है। वहीं अगर कर्नाटक संगीत की बात करें तो वहाँ पे क्या क्या होगा, अल्पना होगा, कल्पना स्वरम होगा, रागम होगा, पल्लवी होगा, राइट। तो ये इसके सब पार्ट्स हैं और ये आपके हिंदुस्तानी संगीत के कुछ सब पार्ट्स हैं। हिंदुस्तानी संगीत की बात करें तो इसमें घराना परंपराएं होती। घराना मतलब होता है घर, घराना का सिंपल मतलब जैसे एक घर में आप देखिए लोगों की फूडिंग हैबिट्स ऑलमोस्ट कॉमन होगी, सब उसी तरीके का खाना खा रहे होंगे, वैसे ही बातचीत करते हैं। तो अगर घराना परंपरा की संगीत में बात करें तो घराना मतलब होता है जहाँ एक तरह के ही म्यूजिक की लंबे समय से प्रैक्टिस हो रही है, ठीक। तो अगर उत्तर भारत की बात करें तो वहाँ पर ग्वालियर घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, इस तरह के घराने हैं। अब हर घराने की अपनी अपनी खास बात होगी, क्यों, क्योंकि उत्तर भारत तो लगातार इन्फ्लुएंस जोन में बना रहा, इन्फ्लुएंस रहा यहाँ पे, तो अलग अलग घराने आए। वहीं अगर दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई घराना देखने को नहीं मिलता है, तो ये एक अलूफ है और यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे घराने के देखने को मिलते हैं। तो ये एक मोटी मोटी बात रही हमारी संगीत के बारे में, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत, ठीक है। यहाँ पे अमलगमेशन जैसा नहीं है, तो ये हो गया आपका संगीत। अब अगला टॉपिक देखिए,
ये है आपका रीजनल डांस, शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य का सॉरी शास्त्रीय नहीं मतलब लोक नृत्य। देखिए जो दो चीज़ें हमने क्लास में ऑलरेडी आपको पढ़ाई भी थी, बताई भी थी। लोक नृत्य और लोकगीत का कुल मिला के कॉन्सेप्ट क्या है कि कैसे मैं अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचाऊं, राइट। तो क्योंकि उस समय मीडियम्स बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, तो लोग नाच के जो है अपनी बातों को बताया करते थे। अब इसमें होगा क्या कि जब अपनी बातों को बताएंगे मतलब जो उस पर्टिकुलर जगह का जो भी कल्चर होगा, जो उस जगह की संस्कृति होगी, ऐसा ना हो जाए कि वो लुप्त हो जाए, तो लोग वहाँ पे डांस करके बताया करते थे, पोएटिक वे में बताया करते थे। अब जब डांस होगा तो फिर से चार चीज़ें होंगी, क्या क्या, अंगिका मतलब बॉडी मूवमेंट से बताएंगे, वाचिका मतलब बोल बोल के बताएंगे, आहार्य मतलब ऐसा कॉस्ट्यूम पहन लेंगे, सात्विका मतलब इमोशंस बताएंगे। तो ये आपके सामने मैथ है जिसके थ्रू आप रिवीजन कर सके कि किस जगह का कौन सा जो है डांस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब की बात करें तो वहाँ पे होगा आपका भांगड़ा। राजस्थान की बात करें तो जो है आपका घूमर, कलबेलिया, ये होगा आपका राजस्थान का। महाराष्ट्र की बात करें तो लावणी, लावणी डांस वो लोग करते हैं। वहीं अगर आप इधर देखें बिहार में तो जटा जटिन, जट जटिन कैसा डांस था याद होगा आपको, जहाँ पे जब न्यूली वेड कपल्स एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं उस चीज़ को जाट जटिन में प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश में आपका कहीं ना कहीं गंगौर और जो है क्या कहते हैं मैकी डांस किया जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे तो ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश में रासलीला किया जाता है, राइट। तो और उत्तराखंड में देखें तो चोलिया, बरोड़ा, ठीक है, ये इस तरह के जो है डांस हो गए जो आपके रीजनल डांसेस हैं, वो हो गया लोक नृत्य। अब आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आगे बढ़े तो इसके पहले एक छोटा सा टॉपिक इसमें रह गया है, वो है लोक संगीत। लोक संगीत का मतलब क्या होता है कि जब आप अपनी जगह की परंपराओं को, क्योंकि उस समय देखो कागज़ की खोज नहीं हुई थी, तो जब कागज़ की खोज नहीं हुई थी तो लोग अपनी बातों को आने वाली जनरेशन तक कैसे पहुँचाएं, कैसे वो लोगों को बताएं कि भाई आने वाली जनरेशन देखो हमारी जो परंपरा है वो ऐसी ऐसी थी। तो इसी में लोगों ने क्या किया, लोगों को गाने रटवाने शुरू कर दिए जो उनकी अपनी रीजनल परंपरा से बिलोंग करते थे। वैसे जैसे हम छोटे बच्चे को टेबल गा गा के सुना देते ना, टेबल 2 की टेबल 3 का टेबल, तो जब कोई चीज़ संगीत के साथ हो जाता है, लयबद्ध तरीके से हो जाता है, तो आपको लंबे समय तक याद रहता है। इसीलिए उस समय उस समय के जो छोटे बच्चे रहते थे या जो जनरेशन रहती थी या जो लोग भी आते थे, उनको गा गा के अपनी जो क्षेत्रीय विविधता है उसके बारे में वो लोग बताया करते थे। जैसे अभी भी आप देखिए राजस्थान का कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है, वहाँ पर राजपूती शौर्य का जो प्रदर्शन है, तो वहाँ का जो आप देखते होंगे कि संगीत भी अलग है, केसरिया बालम, राइट। तो इस तरह का जो भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, शास्त्रीय संगीत का मतलब ये है कि जब पेपर वगैरह नहीं था, मीडिया नहीं थी, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पहुंचाने का माध्यम कम था, तो लोग संगीत के माध्यम से उसको दूसरी जनरेशन तक पहुंचाते थे और वहीं से लोक संगीत का इमरजेंस हुआ है, राइट। तो लोक संगीत का इमरजेंस है तो बट ऑब्वियस ये बात है कि हर राज्य में अलग अलग चीज़ें होंगी, हर राज्य में उनका कुछ ना कुछ यूनिक फीचर होगा, इसीलिए हर राज्य का लगभग अलग अलग लोक नृत्य भी है और लोक संगीत भी है। मेरे ख्याल में आप बात समझ पा रहे होंगे। अब देखिए अगला टॉपिक उठाते हैं आपका चित्रकारी। अगर चित्रकारी की बात करें तो सॉरी चित्रकारी की बात करें तो फिर इसका मतलब अगेन वही बात कि चित्र हमने बनाए क्यों। तो दरअसल चित्र हम उन्हीं चीज़ों के बनाते हैं या कल्पना भी हम उसी चीज़ों की करते हैं, तो चित्र काल्पनिक होता है, चित्र किसी ने कल्पना की होगी, तो कल्पना भी हम कहीं ना कहीं उसी चीज़ की कर सकते हैं जिसको कभी ना कभी हमने देखा हो। जब हम किसी चीज़ को जानेंगे ही नहीं तो बट ऑब्वियस ये बात है हम कल्पना भी कैसे ही करेंगे। इसी हिसाब से अगर हम देखें तो चित्र ना केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के माध्यम है बल्कि चित्र एक ऐतिहासिक स्रोत भी है, ठीक है, क्योंकि जब उन्होंने वो चित्र बनाया होगा, बनाने वालों ने, तो वो उस समय की विविधता को अपने चित्रों में उकेर रहे होंगे। इसी वजह से अगर हम चित्रों को समझ लें, चित्रों के इतिहास को समझ लें, तो कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आ जाएगा कि इंडिया का डेवलपमेंट भी कैसे कैसे हुआ है। तो अगर चित्र की बात करें तो सबसे पहले जो चित्र भारत ट्रैक करता है वो आपका पाषाणकालीन चित्र है, यानी जब मनुष्य ने पत्थरों से काम लेना शुरू किया था तब से वो चित्र बना रहा है। तो हुआ क्या था कि जब हम मध्य पाषाण एज में थे, मीजोलिथिक में थे, तो मीजोलिथिक में क्या होता था, मध्य पाषाण में क्या होता था
कि लोगों ने समूह में शिकार करना शुरू कर दिया था, राइट। समूह में शिकार का मतलब एक साथ कई लोग जो है मिलकर शिकार करते थे। तो जब मिलकर शिकार करते थे तो क्या होता था कि पहले से उनको क्या पता कि भाई शिकार कब आएगा उनका, तो वो लोग गुफाओं में जाके छुप जाया करते थे और छुपने के बाद वेट करते थे कि अब जब शिकार आएगा देन वी विल हंट इट। तो उस समय वो लोग जब गुफाओं में छुपते थे तो वहाँ पे चित्र उकेर दिया करते थे, और इस चीज़ को देख के हमें उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। इसीलिए भीमबेटका, सरगुजा, है ना, जोगीमारा, यहाँ पे जो चित्र मिले वो तत्कालीन समय के बारे में बताते हैं। जैसे चित्र हमें मिले आखेट करते हुए, लोग ग्रुप में आखेट कर रहे हैं। फिर उसमें घोड़ा, बारहसिंघा, ये भी दिखाया गया। ये दिखाया गया कि जानवर पे तीर लगा हुआ है, राइट। तो तीर लगा, इसका मतलब मध्य पाषाण आते आते जो मनुष्य के औजार थे वो इस तरीके से हो गए थे जिनको हम प्रक्षेपास्त्र कहते हैं। प्रक्षेपास्त्र मतलब यहाँ खड़े होके मारे तो जाके दूर गिर जाए, ऐसे अस्त्रों को हम प्रक्षेपास्त्र कहते हैं। तो मेसोलिथिक आते आते जो अस्त्रों का मतलब जो अस्त्र बनाने की परंपरा थी वो भी चेंज हो गई। तो जब चित्र बनाओगे तो उसको रंगोगे भी, तो रंगेगे कहाँ से? रंगने के लिए जो प्रकृति में उपलब्ध चीज़ें थी उनका सहारा लिया गया, खनिज, वनस्पति, है ना, इन सब से जो है चित्रों को रंगा गया। तो ये जो है अगर हम चित्रों का समझें तो भारत में जो सबसे पहला चित्र होगा वो होगा पाषाण काल पे में। इसके अलावा ये पाषाणकालीन चित्र हो गया। देखिए सामने में ये सब लोग मतलब उस पे बैठे ना, घोड़े पे बैठे हुए हैं, ठीक है। घोड़े पे नहीं, अब किस पे बैठे ये तो पता नहीं, लेकिन ये जो है दिखा रहे हैं कि सब शिकार कर रहे हैं, सबने प्रक्षेपास्त्र हाथ में ले रखा है। इसके बाद यदि हम चित्रकारी की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट चित्रकारी जो हमें समझनी है, इसको हम कहते हैं म्यूरल पेंटिंग। मुराल, म्यूरल, हिंदी में कहते हैं भित्ति चित्र, भित्ति। भित्ति चित्र क्या होता है कि दीवालों को सजाने के लिए जो चित्रकारी की गई उसको हम भित्ति चित्र कहते हैं, यानी दीवालों पे चित्रकारी की गई। अब आप देखते हो कि आजकल समय में हम लोग दीवालों पे पीओपी और ये सारी चीज़ें कराते तो वो तो चिकनी हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना रबर पेंट, मतलब हमारे दीवार पे एक पेंसिल भी खिंच जाए तो हम उसको धुल के साफ कर देते हैं। तो इसका मतलब दीवार अगर जितनी चिकनी होगी उतनी जल्दी आपकी पेंटिंग खराब हो जाएगी, ठीक। इसीलिए उस समय जब म्यूरल पेंटिंग यानी दीवालों पर चित्र बनाया गया तो उसमें दो विधाएं यूज की गई। एक कहता है फ्रेस्को, एक को कहते हैं सिस्को। फ्रेस्को मतलब प्लास्टर करिए और गीला गीले प्लास्टर पे ही पेंटिंग कर दीजिए, तो फ्रेस्को। दूसरा होता है सिस्को, यानी पहले प्लास्टर को सुखा दीजिए उसके बाद पेंटिंग करिए। तो अब इस पेंटिंग में करेंगे कैसे? पहले क्या करेंगे, दीवार बनाएंगे, दीवार मतलब दीवार का प्लास्टर करेंगे, उसके बाद उस दीवार को खुरदुरा कर लेंगे, ठीक है, खुरदुरा कर लेंगे, उसके बाद उसमें पेंटिंग करेंगे। पेंटिंग में जो कलर है वो स्थायी रहे इसके लिए अंडे की जर्दी, चर्बी, इन सब चीज़ों का यूज़ किया गया और यूज़ करके फिर चित्र बनाए गए। जो इसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल दिखता है वो कहीं ना कहीं दिखता है हमें अजंता की गुफाओं में। अजंता की गुफाओं में ना केवल हमें स्थापत्य का बेजोड़ नमूना दिखता है, कहीं ना कहीं जो रिलीजियस एकता है वो भी दिखती है। इसके अलावा मुराल पेंटिंग यानी आपकी चित्रकारी भी दिखती है, यानी भित्ति चित्र भी देखते हैं। जो अगर अजंता की बात करें तो पद्म पाणी की पेंटिंग मुराल पेंटिंग का फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। ये सामने आपके पद्म पाणी की पेंटिंग है, और पद्म पाणी मतलब इन्होंने हाथ में पद्म, पद्म मतलब होता है कमल, कमल लेके रखा है, इसलिए इसको पद्म पाणी की पेंटिंग कहते हैं। यहाँ पे बुद्ध की पेंटिंग की गई, बोधिसत्व की पेंटिंग की गई। अब बोधिसत्व क्या होते हैं? बोधिसत्व का मतलब वो लोग जो बुद्ध बनने के रास्ते पे आ गए हैं, यानी वो लोग जिनको अब निर्वाण मिलने ही वाला है, लेकिन वो निर्वाण ले नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है लोगों के दुख से बहुत ज़्यादा द्रवित हैं, तो वो चाहते हैं कि जो लोग हैं वो अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करें। तो कहा जाता है बुद्धिज्म में कि यदि तुम लगातार अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करोगे तो एक दिन तुम्हारे घर बोधिसत्व आएंगे और वो तुम्हारे सर पे अपना हाथ रखेंगे और अपनी एनर्जी आपको ट्रांसफर कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, तुम्हें भी निर्वाण मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो भी पेंटिंग है अजंता में या जो अजंता की बेसिकली पेंटिंग्स में, वो कहीं ना कहीं आपके जो बोधिसत्व की ये पेंटिंग है उसको किया गया है। म्यूरल पेंटिंग का सीधा मतलब है दीवारों को खुरद दीजिए, खुरदुरा कर दीजिए रगड़ रगड़ के, उसके बाद उस पर पेंटिंग भरिए और जो वनस्पति, खनिज, मिनरल, ये सारी चीज़ें जो मिल रही है ना प्रकृति में उपलब्ध चीज़ें, उनको रंग बनाइए और उन रंगों से इसको भर दीजिए। अभी क्या हुआ कि धीरे धीरे जो ये पेंटिंग्स है अभी खराब हो रही हैं, राइट। हालांकि सरकार जो है इसके संरक्षण में लगातार काम करे, और जनता की बात करें तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है, तो लगातार इसके संरक्षण की बात चल ही रही है। ये हो गया आपका म्यूरल पेंटिंग। म्यूरल पेंटिंग के बाद आती है आपकी मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग को हिंदी में कहते हैं लघु चित्रकला। ये सब हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है आपसे।
ये आपका सामने में ये मिनिएचर पेंटिंग है। हिंदी में बोलेंगे लघु चित्रकला। ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी बड़ी सी पेंटिंग होगी उसको बहुत छोटे में करके दिखा देना। तो मुगलों के यहाँ ये बहुत खास बात रही कि उन्होंने चित्रकला में लघु चित्रकला को बहुत बढ़ावा दिया, बहुत ज़्यादा प्रश्रय दिया। अब लघु चित्रकला क्या होती है? लघु चित्रकला मूल चित्रकला की 1/6 है। यानी अगर मान लो कि कोई पेंटिंग आपको 60 मीटर का बनाना है तो उसका 1/6 करिए। 60 मीटर का 1/6 कितना हुआ? 10 मीटर। यानी अब उस पेंटिंग को आपको या उस पर्टिकुलर चीज को आपको सिर्फ 10 मीटर कपड़े में ही प्रदर्शित करना होता है। कहा जाता है मिनिएचर पेंटिंग में इतनी बारीकी होती है कि जो उसमें पेड़ वगैरह भी बने होते हैं ना छोटे छोटे पीसेस में, तो यदि आप उसको लेंस वगैरह लगा के देखें उस पेड़ में पत्तियां और पेड़ के जो छाल है वो सब हम अच्छे से दृष्टिगत कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मिनिएचर पेंटिंग रही वो बहुत खास बात रही मुगलों के समय में। और मुगलों के समय में बात करें तो हर जो बादशाह थे उनका जो पीरियड है वो अलग अलग चीज़ों के लिए जाना जाता है। जैसे जो बाबर का दौर रहा, तो बाबर तो आपको पता है बहुत कम समय के लिए 4 साल ही मात्र वो शासक रहा। हुमायूं कहीं ना कहीं युद्धों में लगा रह गया। लेकिन जब अकबर की बारी आई तो उसने जितनी भी विधाएं हैं उन सब ने काम किया है ना, उन सब ने अपना योगदान दिया। हालांकि जो उसका समय है वो साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि उसने बहुत सारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं महाभारत रामायण है ना, इन सब का अनुवाद कराया। इसके अलावा इसने पेंटिंग में भी बहुत काम किया। ठीक है। दसवंत बसावन इस तरह के जो पेंटर्स हैं वो उसके समय में थे, जो कहीं ना कहीं जो जैसे महाभारत है या मतलब जो ये सब था ना रामायण महाभारत, इनका इसने ना केवल ट्रांसलेशन कराया बल्कि पेंटिंग वगैरह भी कराई। राइट। और पेंटिंग को आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे अभी के समय में जब भारत आज़ाद हुआ तो कहीं ना कहीं ऐसा था कि सब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो सरकार को लगा सब पढ़े लिखे नहीं है तो किसको वोट देना है, वो भाई वो तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। ऐसे में हम क्या करते हैं, चुनाव चिन्ह बना देते हैं कि पढ़ नहीं पाएंगे तो एटलीस्ट देख लेंगे। इस तरीके से अकबर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत पढ़ा लिखा शासक नहीं था, तो उसने फिर चित्रों को और ज़्यादा प्रश्रय दिया और ज़्यादा पेट्रोनाइज किया ताकि लोग उस चीज़ को देख के जो है समझ सकें। ठीक है। तो फिर अकबर के बाद जब जहांगीर आया, कहा जाता है जो जहांगीर का समय है वो चित्रकारी का स्वर्ण युग होता है। क्यों? क्योंकि एक तो जहांगीर खुद भी बहुत अच्छा पेंटर था और दूसरा उसके समय में जो उस समय के जो बेस्ट पेंटर थे उनको इसने प्रश्रय दे के रखा था। अगर हम मुगलिया चित्रकला की बात करें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो दरबारी वैभव है, जो दरबारी ठाट बाट है, उनका जो है प्रदर्शन किया जाता था चित्रों के माध्यम से। जैसे कुछ अच्छा इसमें फोटोज नहीं है, हमने जो है क्लास में इसको आपको दिखाया हुआ था जब इसकी क्लास ले रहे थे, तो वहाँ पे दरबारी वैभव शान शौकत इन सबको दिखाया जाता था। इसके साथ साथ प्राकृतिक चित्रों के लिए जो जहांगीर का समय है वो जाना जाता है, जहाँ पे बर्ड्स का, पत्तियों का, रिवर्स का, ये सारी चीज़ें दिखाई गई। इसके अलावा कहा जाता है जहांगीर की पेंटिंग में एक जहांगीर घंटा दिखाया गया था जिसको न्याय का घंटा कहते हैं, जिसमें ये बताया जाता था कि एक्चुअली उसमें मतलब उसके दरबार में एक घंटा लगा हुआ है जिसको अगर न्याय चाहिए तो कोई भी आम आदमी भी जाके अगर उस घंटे को बजाएगा तो सुल्तान आके उसकी बात, सुल्तान नहीं बादशाह उसकी बात आके सुनेंगे। जहांगीर के बाद जो आपका शाहजहां का काल है वो एक्चुअली पेंटिंग से ज़्यादा स्थापत्य का स्वर्ण युग है। स्थापत्य में उसने बहुत काम किया था, ताजमहल वगैरह उसी के समय पे बने थे। तो ये तो रही पेंटिंग की बात। अब क्या होता है कि जब भारत में धीरे धीरे मुगल सत्ता टूटने लगी तो होता क्या है कि जो 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 लोग चित्रकार थे, लोग संगीत वाले थे, जो या जो गायक लोग थे, उनको जो राज आश्रय है वो मिलना बंद होने लगा, कम होने लगा। तो वो लोग पलायन करने लगे, मतलब वो जगह छोड़ छोड़ के जाने लगे। तो जगह छोड़ के जाए कहाँ? कुछ लोग राजपूतों के यहाँ गए, तो राजपूत के यहाँ गए तो एक नई पेंटिंग बन गई राजपूताना पेंटिंग, है ना, जिसमें राजपूताना वैभव को दिखाया गया। वहाँ पे ये देख के लगता है कि जो राजपूत राजा लोग थे वो शारीरिक सौष्ठव पे बहुत ध्यान देते थे, इसीलिए वो सब एकदम मोटे मोटे और मूछों के साथ दिखाए जाते हैं। वहीं अगर राजस्थानी कल्चर की बात करें तो वहाँ पे राजस्थानी कल्चर को दिखाया गया कि वो बहुत रंग बिरंगा सा आपका जगह है। इसके साथ साथ कई लोग अपने अपने क्षेत्र को वापस लौट गए, वहाँ से कुछ क्षेत्रीय पेंटिंग का यानी लोक चित्रकलाओं का भी जन्म हुआ, जो नहीं जिसमें किसी भी तरीके के नियम का जो है पालन नहीं होता। नियम नहीं है, ये लोग हैं, लोग अपने हिसाब से जो चीज़ें बेस्ट मानते हैं अपनी पेंटिंग के हिसाब से, तो वो उस चीज़ को वहाँ पे पेंट करते थे अपने लोक चित्रकलाओं में। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए सामने, ये आपका सामने में जो फोटो दिख रही है ये मधुबनी चित्रकला है। ये मधुबनी है, मधुबनी आपके बिहार की पेंटिंग है। ठीक है।
तो बिहार में जनरली जो रीजनल चीज़ें होती थी, जैसे शादी वादी होना, शादी वादी हो गई, या जो बच्चे वगैरह पैदा होते हैं, या जो रीजनल थीम्स हैं, उसको वो लोग क्या करते थे, महिलाएं वहाँ के क्या करती थी, या जो वहाँ के लोग हैं वो क्या करते थे कि दीवारों पर उस तरह के चित्रों को उकेर दिया करते थे, बना दिया करते थे। तो अब बनाए किससे, तो इसके लिए जो प्रकृति में उपलब्ध चीज़ें होती ना, गोबर, खली, इन सब चीज़ों का यूज़ करके वो लोग दरवाजों पर इस तरह की पेंटिंग बनाते थे। तो ये था मधुबनी पेंटिंग। आगे आप देख रहे हो ये जो जगन्नाथ फोटो बनी हुई है, ये उड़ीसा की पेंटिंग है। इसको हम पट्टचित्र कहते हैं, पट्टचित्र। पट मतलब होता है आपका कपड़ा, तो कपड़े पे उड़ीसा में की हुई पेंटिंग को पटचित्र कहा गया। बेसिकली इसमें येलो कलर और रेड कलर को प्रोमिनेंटली दिखाया जाता है। अब उड़ीसा में जो पेंटिंग है, इसका भी जो नेचर है वो रिलीजियस नेचर का है, और प्रोमिनेंटली इसमें जो लॉर्ड जगन्नाथ है उनको जो है पेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका पटचित्र है। देखिए इसमें सामने में जगन्नाथ और बलभद्र और जो उनकी बहन है सुभद्रा, इनको पेंट किया गया है। ये देखिए सामने में ये जो येलो कलर है ये प्रोमिनेंटली दिखाया गया है। येलो कलर आप पूरे इस फोटो में देखेंगे तो येलो कलर डोमिनेटिंग है, राइट। येलो, रेड और ब्लैक थीम पे इस पूरी पेंटिंग को किया जाता है। तो येलो इज अ डोमिनेटिंग कलर ऑफ दिस पेंटिंग। ठीक, तो ये हो गया आपका लोक चित्रकला में, जैसे मधुबनी। ये है आपका सामने में, ये पटचित्र है उड़ीसा का, पटचित्र। इसके अलावा कुछ और लोक चित्रकलाएं देखें तो ये जो सामने में आप पेंटिंग देख रहे हैं ये कलमकारी है, कलमकारी। ठीक है, कलमकारी ये आंध्र प्रदेश की पेंटिंग है। देखिए ये आंध्र प्रदेश की पेंटिंग है। ठीक है, इसमें ये जो कपड़ा है ये कपास का होता है। कपास के कपड़े पे जो बांस की पेंसिल होती है, बांस जब जब उसको क्या कहते हैं, नरकुल कहते हैं शायद, तो उसको शार्पन करके उसी से ये पेंटिंग पूरी की जाती है। बांस पे जो है ना, मतलब जो बांस को शार्पन कर लीजिए, उसकी निब बना लीजिए और उसमें कलर में डिप कर करके ये पेंटिंग की जाती है। तो कपड़ा कपास का होता है और बांस मतलब जो है बांस के पेन से इसकी पेंटिंग की जाती है। अगर इस पेंटिंग के थीम की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं जो रिलीजियस थीम है, माइथोलॉजिकल थीम है, उसी को इनमें पेंट किया जाता है। इसका नाम है कलमकारी। इस पे ऑलरेडी यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है। कलमकारी पेंटिंग ये आंध्र प्रदेश की है। इधर देखिएगा तो ये है आपकी वर्ली पेंटिंग, वर्ली। वर्ली ये महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र की पेंटिंग है। वर्ली पेंटिंग की जो सबसे खास बात यह है कि जो वर्ली पेंटिंग है बेसिकली ये वहाँ की जो लोक चीज़ें ना, मतलब जो पब्लिक चीज़ें होती हैं उनको वर्ली पेंटिंग में दिखाया जाता है। तो जनरली जो विवाह वगैरह है, डोलियाँ उठाते हुए या महिलाओं को पानी भरते हुए, पनघट पर जाते हुए, इन सारी चीज़ों को इस तरह की पेंटिंग में प्रदर्शित किया जाता है, राइट। तो ये है आपका वर्ली पेंटिंग। इसके अलावा भी हम लोगों ने क्लास में बहुत सारी पेंटिंग्स का डिस्कशन किया था। इसके अलावा भी जो इस साल करंट अफेयर में जो जो भी पेंटिंग्स या जो जो भी मंदिर या आर्किटेक्चर या कौन सा इंडो इस्लामिक क्या क्या चीज़ें थी, वो हम पॉसिबली कल की क्लास में देखेंगे, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स जो अभी मतलब लेटेस्ट साल भर का जो करंट अफेयर है, वी विल कवर ऑल दोज थिंग्स कि क्या क्या चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट रही, क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में रही, जिससे कि आप स्टैटिक पोर्शन को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ। ये तो हमने स्टैटिक स्टैटिक देख रहे, तो अगर कौन सी जो लोक चित्रकला है वो न्यूज़ में है, वो हमारे लिए पढ़ना, देखना, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम लोग अपने क्लास के विराम की तरफ आ गए। तो ये जो है 2 सेक्शन में आपकी क्लास थी। इसमें पहले सेक्शन में हमने टेम्पल आर्किटेक्चर को समझा था, इसमें नागर, द्रविड़ और बेसर शैली की बात की। फिर हमने इसमें आपको स्तूप के बारे में बताया, गुफा स्थापत्य यानी शैलकृत स्थापत्य के बारे में चर्चा की, जिसमें 3 तरह के थे, हिंदू, जैन और बौद्ध, राइट। बौद्ध में हमने देखा अजंता, एलोरा, ठीक है। इस तरह से कुछ ऐसे थे जो आपका सेक्युलर नेचर के थे, जैसे एलोरा में जो भी स्ट्रक्चर बना उसमें हिंदू वाली चीज़ें भी, जैन वाली चीज़ें और बौद्ध वाली चीज़ें, वो सब देखने को मिली। शैलकृत में जो सबसे प्राचीन शैलकृत आर्किटेक्चर इंडिया में है वो है बाराबर। अगर शैलकृत आर्किटेक्चर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे हिंदू, जैन, बौद्ध हैं, बल्कि आजीवक संप्रदाय और इन सब जो अलग अलग धर्म हैं, जिसको हम श्रमणास कहते हैं, इनके लिए भी स्थापत्य देखने को मिला है। फिर इंडो इस्लामिक का हमने चर्चा किया नेक्स्ट क्लास में। इंडो इस्लामिक क्या था, जहाँ पे इंडियन और इस्लामिक दोनों तत्वों का फ्यूजन हुआ तो इंडो इस्लामिक संस्कृति बनी।
राइट। इसके बाद हमने देखा कि इंडो इस्लामिक में क्योंकि मूर्ति पूजा निषिद्ध थी, इसलिए वहाँ पे कुरान की आयतें, पत्थर की जाली, मीनार, गुंबज, चहारे बाग स्टाइल, अरबेस्क, इन सब चीज़ों का यूज़ किया गया। और जो इंडो इस्लामिक सिस्टम है वो अपने पीक पे पहुंच जाता है जब हमने ताजमहल देखा था कि ताजमहल में एक्चुअली जो गुंबद बना वो प्याज के जैसा बना, प्याज के वाला, प्याज साइज़ का जो है प्याज के आकार का गुंबज बनाया गया, मीनारें बनाई गई बिल्डिंग को सिमेट्री देने के लिए। मिरर वर्क मतलब होता है कि पत्थर को इतना तराश दीजिए कि उसमें शेडो बनने लगे, परछाई दिखने लगे आपकी, तो वो हो जाता है शेडो वर्क। तो ताजमहल में हमने ताज ट्रेपेजियम जोन के बारे में आपसे चर्चा की, यानी जो ताज है ये हमारी हेरिटेज, इसको बचाने के लिए सरकार की तरफ से एफर्ट्स क्या क्या हैं। फिर हमने देखा कि जो है शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, जो विधाओं, शास्त्रीय नृत्य मतलब वो विधाएं, वो नृत्य की विधाएं जो नियमों पर आधारित होती हैं, जहाँ पे जैसे हमने कथक में देखा कि घुंघरू की आवाज़ भी कितनी आएगी, उसके भी अपने नियम होते हैं। उसका चार्ट एक बार आप देख लीजिएगा तो आपको वो मेमोराइज हो जाएगा। फिर हमने संगीत में देखा कि एक्चुअली दो तरह के संगीत है, हिंदुस्तानी और कार्नाटिक, ये शास्त्रीय संगीत है। वहीं जब लोक संगीत और लोक नृत्य की बात की तो हमने देखा ये टोटली लोगों पे डिपेंड होता है, यानी इसमें किसी भी तरीके का कोई नियम वगैरह फॉलो नहीं होता, बिना नियमों के जो है ये पूरा डांस होता है। तो शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय गीत देखे, गीत मतलब क्योंकि पेपर वगैरह नहीं था तो लोग गा गा के अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा देते थे। ठीक। फिर हमने पपेट्री देखी, पपेट्री मतलब कठपुतली जो 4 तरह की है, धागा वाली कठपुतली, शैडो, रॉड, है ना, और उसके बाद पहला हो गया आपका धागा, रॉड हो गया, शेडो हो गया, व्हाट व्हाट द थिंग आई एम मिसिंग। तो 4 जो है आपकी पपेट्री हमने देखी। इसके अलावा हमने देखा कि जो है चित्रकला भारत में कैसे कैसे डेवलप हुई। ठीक है। इन सब के बाद हमने देखा म्यूरल पेंटिंग यानी भित्ति चित्र क्या होता है, मिनिएचर पेंटिंग यानी जब बड़ी सी पेंटिंग को शॉर्ट कर देते तो वो क्या होता है। फिर हमने कहा कि कई सारी लोक चित्रकलाएं भी इंडिया में हैं, जिसमें कुछ एग्जांपल्स हमने देखे हैं। यदि आप डिटेल में देखना चाहें तो एक बार आप यूपीएससी सीएससी की जो लेट्स क्रैक यूपीएससी की साइट है, सीएससी की लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी की, उसमें सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके इसको देख लें। पॉसिबली कल की क्लास में हम जो जितना भी करंट अफेयर्स को चर्चा आपसे करेंगे, करंट अफेयर में अगर कोई स्टैटिक का एक्स्ट्रा पोर्शन होगा तो हम उसको भी यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, क्लास में ही साथ के साथ। तो यहीं पे हम आपकी क्लास को आज विराम देते हैं, फिर आपसे मिलना होगा कल की क्लास में। आपके अगर कोई डाउट्स, क्वेश्चन, क्वेरीज जो भी हों, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, सो दैट कि आई कैन एड्रेस ऑल योर डाउट्स, कन्फ्यूजन, है ना, सब कुछ क्लियर करके हम आगे बढ़ते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।